हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को ढूंढ के लाया हूं जो आने वाले वक्त में एक मल्टीबैगर बन सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। वो स्टॉक का नाम क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन इस स्टॉक के बारे में आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं दोस्तों। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि 2510 करोड़ का मार्केट कैप है और एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी प्राइस अभी शुरू है 227 रुपये। दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी ही हम मैक्सिमम टाइम मल्टी बैगर बनती है, ये हिस्ट्री बताती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। ये स्टॉक का हम इस वीडियो में डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ये स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए दूसरी चीज है, इस स्टॉक में अगर आपने पिछले 10 सालों में इन्वेस्ट किया होता तो यहां से आप देख सकते हो 2012 से लेके अब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है और अभी फिलहाल इस पॉइंट पे वो करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको इसका एक करेक्शन दिखाई देगा। तो यहां पे ये एक करेक्शन में अभी ये स्टॉक आया है, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक आने वाले वक्त में 227 का स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। ठीक है, अब मल्टीबैगर कौन से स्टॉक बनते हैं दोस्तों? वो स्टॉक बनते हैं जिस स्टॉक में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा सेल्स में अपनी ग्रोथ कर रही हो, बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही हो, ऐसे ही स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर बनते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि जिस कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है उसी कंपनी के स्टॉक मल्टी बैगर बनते हैं 99.99%। अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, तो स्मॉल कैप कंपनी होने की वजह से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्मॉल कैप कंपनी आगे जाके मिड कैप और लार्ज कैप भी बन पाए। हमने बहुत से एग्जांपल देखे हैं, विप्रो, इन्फोसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न जाने कितने एग्जांपल हैं जो एक वक्त में इन्फोसिस जैसी कंपनी, एक छोटी सी कंपनी, आज लार्ज कैप कंपनी बन गई है। तो इसी हिसाब से ये भी कंपनी मिड कैप में जा सकती है और मिड कैप से लार्ज कैप में जा सकती है, यानी डेफिनेटली इसकी प्राइस तो बढ़ने ही वाली है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस कंपनी का नाम क्या है। मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप पहले इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जान लीजिए। ये कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी स्टार्ट कब हुई, ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आज तक का, और ये कंपनी के स्टॉक के प्राइस ने कैसे परफॉर्म करके दिखाया, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये कंपनी स्टार्ट हुई है 1979 में। और ये किसने स्टार्ट की थी? ये कंपनी स्टार्ट की थी इस इंसान ने जिसका नाम है सुरेंद्र कुमार टिब्रेवाला। यही इस कंपनी के फाउंडर है और इस कंपनी में इनकी ही फैमिली जो है वो फैमिली डायरेक्टर्स भी है। इनके जो बेटे हैं, ये जो संजय टिब्रेवाला है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आरती झुंझुनवाला है जो इनकी बेटी है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और ये दो इनके फैमिली मेंबर्स हैं। इनकी पत्नी भी थी जो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं
वो इसमें डायरेक्टर्स की भूमिका में है। तो ये है वो तो दोस्तों ये कंपनी जो स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है सुरेंद्र कुमार टिब्रेवाला जी ने। कब? तो ये कंपनी स्टार्ट हुई है 1979 में, और इन्हीं के फैमिली मेंबर्स और दूसरे रोल में हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। जैसे ये संजय टिब्रेवाला जी इनके सन हैं, और ये जो आरती झुंझुनवाला जी है ये इनकी डॉटर है। दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और बाकी लोग हैं जो इन्होंने प्रोफेशनल्स हायर्स किए, जैसे नवीन मित्तल, आलोक धानुका, CS बिंदु शाह, ये कंपनी सेक्रेटरी है, और डॉक्टर सुनील वाघमारे जी जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है दोस्तों? तो ये कंपनी काम करती है केमिकल सेक्टर में। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये केमिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो वेरियस केमिकल ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और वो अपने वर्ल्ड वाइड 69 कंट्रीज में इसे सेल करती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इस कंपनी के स्टॉक के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो ये कंपनी 2011 में BSE पे लिस्ट हुई थी। ठीक है, और ये 2015 में NSE पे लिस्ट हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 में ये NSE पे लिस्ट हुई थी। तो ये इसकी लिस्टिंग जर्नी है दोस्तों। 2011 में यहाँ पे BSE पे लिस्ट पहली बार, और बाद में फिर 2015 में NSE पे लिस्ट। तो अभी ये कंपनी NSE और BSE दोनों पे है। ठीक है, अब अगर दोस्तों इनके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये एक केमिकल में इनका एक पोर्टफोलियो है जो अलग अलग प्रोडक्ट को डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है, जो स्पेशली टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री को कैटर करता है। उसके बाद ये दूसरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को यहाँ पे कैटर करता है, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री को कैटर करता है, लेदर इंडस्ट्री को कैटर करता है, उसके बाद वुड वर्किंग एंड हैंडीक्राफ्ट को भी ये कैटर करता है, और दूसरा है एग्रोकेमिकल को भी ये प्रोडक्ट कैटर करता है। तो ये कंपनी जो है ये एक डाइवर्स केमिकल बनाने वाली कंपनी है ये, और इसमें पेपर और पेंट भी इंडस्ट्री भी आती है। तो ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें ये कंपनी एक डाइवर्स केमिकल प्रोडक्ट बनाती है। अब इसमें इनका एक और प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया है, और वो है पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट। अब पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट मतलब कौन से? तो ऐसे प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर्स। तो ये इनके बहुत ज़्यादा अभी चलन में है प्रोडक्ट, और इसका इनके सेल्स के ऊपर भी असर हुआ है। तो ये टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को तो कैटर करते ही है डेफिनेटली, और बाकी जो भी मैंने बताया वो उसको है। लेकिन अभी ये जो इन्होंने पर्सनल हाइजीन चालू किया है उसकी वजह से इनका सेल्स बढ़ गया है। अब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन है। अब अगर यहाँ पे आपने इनका क्लाइंट बेस देखा, तो ये MNCs और कॉरपोरेट्स को सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट। और जैसा कौन सा है, तो हमें सबको पता है, यहाँ पे हमें रेमंड ग्रुप पता है, चिनाब टेक्सटाइल, RCF जो है वो है, उसके बाद हमें पीडीलाइट पता है, बैस पता है। तो ऐसे बड़े बड़े, और बॉम्बे डाइंग जो है वो, उनको भी ये अपने केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया इनका क्लाइंट बेस है दोस्तों। ये कंपनी अपने स्पेशलिटी केमिकल्स जो होते हैं, जो बॉम्बे डाइंग और रेमंड को सप्लाई करते हैं, जो टेक्सटाइल में यूज़ होती है, और बाकी एग्रोकेमिकल, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो अन्य कंपनियों को वो सप्लाई करते हैं। अब ये जो इनका क्लाइंट बेस है दोस्तों, ये क्लाइंट बेस इस कंपनी को एक यूनिक कंपनी बनाता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी को
एक अच्छे क्लाइंट बेस मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी उतने सालों तक मेंटेन रख पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि इस कंपनी को इतने अच्छे क्लाइंट मिल रहे हैं और मिलते थे और आगे भी मिलने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से इस कंपनी के सेल्स में आपको एक बहुत ही बढ़िया उछाल दिखाई देगा। अब हम डायरेक्टली इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे जाएंगे जहां पे आपको इसका सेल्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने इसका सेल्स देखा है पिछले 10 साल का, तो यहाँ पे 80 करोड़ था 2012 में और आज है 2022 के एंड में इनका जो सेल्स है वो 368 करोड़ है। यानी 80 करोड़ से इनका सेल्स अभी 368 करोड़ में चला गया है। अब ये अगर परसेंटेज टर्म वाइज देखा जाए तो परसेंटेज टर्म वाइज ये 17% की ग्रोथ बता रहा है हमें। तो 17% की ग्रोथ एक बहुत ही मॉडरेट और अच्छी खासी एक ग्रोथ होती है और 5 सालों में यही ग्रोथ इनकी 24% सेल्स ग्रोथ थी। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट 10 सालों में हर साल 25% बढ़ रहा है और 5 सालों के भीतर वो 16% बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे तो 6 करोड़ वाला प्रॉफिट अभी 57 करोड़ तक चला गया है। ठीक है, अब ये जो आपको यहाँ पे सेल्स 368 करोड़ का यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये 368 करोड़ का सेल्स आने वाले मार्च 2023 के रिजल्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 400 करोड़ को क्रॉस करेगा, 400 प्लस करोड़। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको उसका लॉजिक भी बताता हूं। वो लॉजिक हम अभी देखेंगे। देखिए यहां पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिया है। ये क्वार्टरली रिजल्ट में इन्होंने क्या बताया है कि जून 2022 से लेके यहां से लेके जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022, तो तब से लेके अब तक इनका 136 करोड़, 134 करोड़ और 109 करोड़, तो ये टोटल जो सेल्स है वो सेल 379 करोड़ हो रहा है। ठीक है, 136 प्लस 134 प्लस 109, तो यहाँ पे 379 करोड़ रुपीस अभी हो रहे हैं। और अभी एक और क्वार्टर बाकी है जो मार्च का क्वार्टर रहेगा और उस क्वार्टर के बाद इनके एनुअल रिजल्ट आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेल्स है ये सेल्स 400 प्लस में जाएगा। ठीक है, और 400 प्लस करोड़ में अगर ये सेल्स चला गया तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तो जो अभी आप 368 करोड़ देख रहे हो ना, तो अभी 3 क्वार्टर में ही 379 करोड़ तक चला गया है। तो ये जो अभी एक और क्वार्टर आएगा मार्च का, तो उसके बाद 400 करोड़ में। तो यहाँ पे जो हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट जो 57 करोड़ का है वो बढ़ के अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो अगर प्रॉफिट ग्रोथ इसमें और 10% की कंसिडर की जाए तो 20% की कंसिडर की जाए तो वो प्रॉफिट 57 करोड़ से 67 करोड़ या 70 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ये 70 करोड़ तक भी जा सकता है। तो हम यहाँ पे आने वाले इसमें 70 करोड़ ये जो प्रॉफिट है वो 70 करोड़ प्रॉफिट हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों कि ये कंपनी के जो स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये है इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक के चार्ट और ये आपको मोटा मोटी बता रहा है कि ये स्टॉक जो है वो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपने ये कंसिडर कर लिया तो यहाँ से ये करेक्शन हुआ है, तो ये हम यहाँ पे
करेक्शन देख रहे हैं अभी फिलहाल इसमें। तो इस प्राइस के ऊपर हम जो इसका 350 प्लस चला गया था ये प्राइस रेंज के ऊपर, यहाँ से अभी यहाँ तक 277 तक, तो यहाँ पे हम अभी करेक्शन देख रहे हैं। तो दोस्तों देखो, किसी भी स्टॉक का अगर आप मोटा मोटी चार्ट देखोगे जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से, तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये स्टॉक, ये कंपनी आने वाले दिनों में कैसी परफॉर्म कर सकती है। अगर यही चार्ट आपने आइडिया और यस बैंक जैसे स्टॉक का देख लिया तो आपको पता चलेगा कि वो नीचे ही नीचे जा रहा है। अगर कोई कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही नीचे जा रहा है, वो थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो इसका मतलब उस कंपनी में ही कुछ प्रॉब्लम है। और जिस कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है उस कंपनी के स्टॉक में आपको अपसाइड ही दिखाई देंगी, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स वही चीज़ बता रहे हैं। और हाँ, वो फंडामेंटल्स हमने पहले अभी प्रॉफिट लॉस जो यहाँ पे देखा उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे 80 करोड़ से 369 करोड़ तक का सेल्स आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे था 2012 के आसपास 80 करोड़ और अभी है वो 369 करोड़ का सेल्स। तो ये इस प्राइस चार्ट के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि जैसा वो सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चालू हो गए और जो इसके प्राइस में रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों यही एक चीज़ है जो किसी स्टॉक को मल्टी बैगर बनाती है। अब कुछ स्टॉक आप बोलोगे कि उसे तो मैनिपुलेट किया जाता है, तो मैनिपुलेशन दोस्तों टेम्पररी होता है, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए मैनिपुलेट स्टॉक नहीं कर सकते हो। और मैनिपुलेशन होगा कितने, 1 साल 2 साल के लिए, उसके ऊपर कोई कर नहीं सकता। लेकिन अगर आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढ ली तो वो स्टॉक आपको हमेशा अच्छे रिटर्न देगा, जो इस चार्ट में दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली अपसाइड ही है। ठीक है, बीच बीच में करेक्शन आने वाले हैं लेकिन कंटिन्यूसली अपसाइड है। तो हमें अभी इस स्टॉक में और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है और वो देखनी है दोस्तों रेशियोज। तो हम अभी रेशियोज पे जाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पे रेशियो कंसिडर किया तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है दोस्तों डेट टू इक्विटी, यानी इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका डेट टू इक्विटी है 0, यानी इनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है इसका मतलब है उन्हें लोन रिपेमेंट नहीं करना है, इंटरेस्ट रिपेमेंट नहीं करना है। अगर ये नहीं करना है तो इसका मतलब है उनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है और उन्हें कोई लोन ही नहीं है तो उनके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है। तो ऐसी कंपनियां हमेशा अच्छी होती है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 होता है, एक्सेप्ट बैंकिंग और फाइनेंस। तो ये एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसमें उनका डेट टू इक्विटी 0 है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब दूसरा रेशियो होता है दोस्तों, वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो जनरली प्राइस टू बुक वैल्यू 5 तक कंसिडर किया जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो 8 तक है। तो अगर ये स्टॉक करेक्ट होके 200 तक 150 तक आता है तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो एक और चीज़ होती है दोस्तों जो रेशियोज में कंसिडर की जाती है, वो है इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज मतलब 1 रुपए के बदले वो कितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं, 1 रुपए सेल्स कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट कितना उसमें ये कर रहे हैं। तो इसका कोरिलेशन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज में दिखाई देता है। तो वो 134 है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उतना अच्छा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि इनके प्रमोटर्स ने कोई शेयर गिरवी रखी है क्या, जो प्लेज परसेंटेज में दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए। दोस्तों हमें पता है अभी अदानी के स्टॉक में बहुत ज़्यादा मारामारी शुरू है जब से वो हिंडलबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई है तब, और उन्होंने
हिंडलबर्ग वालों ने एक चीज़ बताई है कि अदानी ने अपने शेयर्स को प्लेज करके लोन उठाया है, जो वो मानते हैं कि उस शेयर्स को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया था। तो इस कंडीशन में वो अदानी के स्टॉक को मैनिपुलेशन बता रहे हैं, और सभी प्लेज करके अगर उन्होंने लोन लिया है तो वो लोन को भी वो फ्रॉड कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा ऐसी कंपनियां चुनो जिसमें प्लेज का परसेंटेज जीरो हो। बहुत बढ़िया कंपनियां होती है जिसमें प्लेज परसेंटेज जीरो होता है दोस्तों। ठीक है, एक और चीज है दोस्तों जो हमें कंसिडर करनी चाहिए कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो मिनिमम 51% होनी चाहिए। इस कंपनी में 65% है, जो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अब ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। ठीक है, और एक चीज है कि इनके पास अभी कैश कितनी है। तो अभी कैश एट द एंड है 38 करोड़ रुपीस। तो 38 करोड़ रुपीस कैश जो है वो इनके मार्केट कैप के हिसाब से अच्छी है, जो लगभग यानी ये 2500 करोड़ की जो मार्केट कैप है, 2500 करोड़ में 38 करोड़ है, जो एक अच्छी खासी इनकी कैश रिजर्व हम कह सकते हैं। अब दोस्तों इनका अगर और डिटेल में अगर जाना जाए तो इनके ऊपर कर्जा जीरो है, इनके ऊपर जो डेट है वो तो जीरो है। ठीक है, अगर डेट जीरो है तो इसका मतलब है कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी का रिजर्व भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हम वो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इनका अगर रिजर्व कितना बढ़िया है और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो हम डायरेक्ट इनके बैलेंस शीट पे चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी बैलेंस शीट, तो रिजर्व की जो बैलेंस शीट है तो मार्च 2022 की जो बैलेंस शीट में बता रहा है कि ये 240 करोड़ रुपए का रिजर्व है इनके ऊपर, और ये रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे था 41 करोड़ 2012 में, अब है 240 करोड़, जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और अभी इन्होंने एक सितंबर क्वार्टर का बता दिया था, तो वो था 277 करोड़। अब ये चीज़ जो है दोस्तों कि कोई कंपनी का रिजर्व अच्छा बिल्ड हो रहा है तो वो बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि ये रिजर्व ही है जो कंपनी को अपने प्रॉब्लमेटिक फेस में मदद कर दे। यानी सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो हम गुल्लक में जैसा पैसा डालते हैं ना, रोज 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, वैसा करके अपने पास एक रिजर्व तैयार होता है, बहुत बड़ा गुल्लक बन जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही ये एक कंपनी का गुल्लक है, एक पिगी बैंक है, रिजर्व जो होता है वो। अब इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली कैश ही होता है। तो किसी कंपनी का कंसिस्टेंट अगर रिजर्व बढ़ता जा रहा है तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। और दूसरी बात क्या है पता है क्या दोस्तों, ये कंपनी जो है वो एक फैमिली ओन करती है, टिब्रे वाला फैमिली। तो ये ऐसा भी आप कह सकते हो कि टिब्रे वाला फैमिली की ही कंपनी है। अगर ये उनकी कंपनी है तो वो नहीं चाहेंगे कि इस कंपनी के साथ कुछ बुरा हो, जनरली ऐसा ही है। लेकिन वो एक्सेप्शन केस कुछ वैसे होते हैं जिसमें फैमिली वाले भी वो बिजनेस ठीक से कर नहीं पाते। तो ये यहाँ पे रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा साइन है दोस्तों। और दूसरा एक साइन है कि इनके जो फिक्स असेट है ना, ये देखिए आप यहाँ पे फिक्स असेट भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स असेट बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी जो एक और चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है वो है ये कंपनी का अभी रिसेंटली क्रेडिट रेटिंग हुआ है दोस्तों, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो आपको वीडियो मैं इस आई बटन में दे दूंगा। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का बढ़िया एक क्रेडिट रेटिंग भी आया है। तो वो क्रेडिट रेटिंग भी इस कंपनी को, स्टॉक को मल्टीबैगर बनाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो
ये है कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें। अगर हमने इस कंपनी के ईपीएस को देखा तो वो ईपीएस हमें बहुत कुछ बता देगा, तो हम पहले ईपीएस पे जाएंगे। अगर आपने इस कंपनी के ईपीएस को पिछले 5 सालों से कंपैरिजन किया, 2018 से लेके अब तक, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देंगी। जो ईपीएस 2 रुपये था, आज वो 4.98 है, मतलब 5 रुपये। तो ईपीएस बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ईपीएस जो है वो 5 ईयर्स के टर्म में बढ़ता जा रहा है। बीच बीच में वो थोड़ा कम हुआ था यहाँ पे, लेकिन 5 ईयर्स के टर्म में ईपीएस बढ़ता जा रहा है। अगर ईपीएस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि वो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अब ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अगर अर्निंग पर शेयर ही अच्छा है तो इसका मतलब है उसका पीई रेशियो भी अच्छा होगा। तो अब हम पीई रेशियो के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पीई रेशियो देखा तो ये पीई है अभी 31.8, ठीक है। अगर ये पीई हमने इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन किया, यानी इसके जैसी ही कंपनी, तो हम देखते हैं वो कहाँ पे। तो इसके जैसी ही कंपनी जो केमिकल सेक्टर में है, तो वो कौन सी है? पीडीलाइट है, एसआरएफ, सोलार, गुजरात फ्लोरो, लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्राइट और टाटा केमिकल, फिनोटेक्स। तो इनका अगर आपने पी देखा है तो वो है 93 पीडीलाइट का, एसआरएफ का 28, 51 सोलार का, गुजरात का 26, लिंडे इंडिया का 68, दीपक नाइट्राइट 27 और बाकी टाटा केमिकल का 12 और फिनोटेक्स का, ये जो इस कंपनी का 31। तो ये कंपनी का जो पी है दोस्तों, ये कंपनी का पी 31 है, जो हमें बता रहा है कि अभी थोड़ा और करेक्शन की वेट करो और तब जाके इसमें इन्वेस्ट करो। तो वो अगर हमें यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको 150 टू 200 ये जो प्राइस रेंज है, ये अगर आपको यहाँ पे आती है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर पी कम हो जाएगा, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग जो है वो प्राइस टू अर्निंग कम हो जाएगा, तब आपको ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा। किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्राइस नहीं देखनी चाहिए दोस्तों, तो आपको एक वैल्यू देखनी चाहिए और सही प्राइस का इंतज़ार करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि प्राइस के ऊपर ही फोकस करते हैं, वैल्यू को भूल जाते हैं। तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर एट पार है, वो हमें देखना है। तो अगर हमने ये देखना है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, जो ग्राहम ने बताया है। तो ग्राहम के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो है 65, पूरे ग्राहम के कैलकुलेशन के हिसाब से। ग्राहम का एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से इसकी प्राइस है 65, लेकिन ये करंट डेटा के हिसाब से है। इसमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो रिजल्ट इसमें आते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा तो ग्राहम का भी इसमें ये होगा। ग्राहम की प्राइस जो है, जो इन्होंने ग्राहम की वैल्यू निकाली है, तो वो भी अच्छी आ जाएंगी। तो ये स्टॉक अभी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें प्राइस में भी एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ये स्टॉक का आपको नाम बताना रह गया है, तो वो नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये इस कंपनी का नाम है फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो ये फाइनोटेक्स केमिकल में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। आपको बस थोड़ा सा करेक्शन का इंतज़ार करना है, और आपको अगर पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा भी नहीं लगाना है, आपको कुछ पार्ट में ही इसको लगाना है, ताकि आपकी रिस्क जो है वो रिस्क को डिवाइड आप कर सको। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा तो। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।